हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पंकज आईएएस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और हमारे इस चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। ठीक है, तो हम इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे, कैसे हमारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ, कैसे इनकी खोज की गई, कौन सा वो टाइम था जब पहली बार इसका खोज हुआ और हमारे आरंभिक नगर कौन कौन से हैं। इससे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। जो हमारा पहला चैप्टर था वो हमने देखा कि उसमें आरंभिक मानव ने कैसे अपनी जीवन की शुरुआत की, कैसी जगहों पे वो रहते थे और कैसे वो शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। और जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था उसमें हमने क्या सीखा था कि कैसे हमारे जो आरंभिक मानव थे वो खानाबदोश जीवन से स्थायी जीवन बिताना शुरू किए थे, कैसे उन्होंने पहली बार कृषि की शुरुआत की थी, कैसे उन्होंने पशुओं का पालन किया था। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा सबसे पहले किस क्षेत्र में कृषि की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले कौन से जानवर थे जिनको हमारे आरंभिक मानव ने पालतू जानवरों के रूप में अपने घरों में पाला था। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है हड़प्पा की कहानी, यानी कि हमको क्या पढ़ना है, हड़प्पा से संबंधित चीज़ें पढ़नी है। अब जैसे कि आप सबको पता है कि जो हड़प्पा है ये कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हड़प्पा से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए हो, फिर वो चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, रेलवे हो, हर जगह हड़प्पा से संबंधित क्वेश्चन आए ही हैं। तो इसको हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है और वीडियो के स्किप ना करके अच्छे से ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले पंजाब में जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला। अब देखिए, जो हड़प्पापुरा स्थल है ना, आज के टाइम में हम इसके नाम भी जानते हैं, इसकी विशेषताओं को भी जानते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या था, उन लोगों को ऐसा कुछ नहीं पता था कि इसका इतना इम्पोर्टेंस है या ये एक जो है धरोहर है जिसके बारे में उनको जानकारी रखनी चाहिए या उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जो आधुनिक पाकिस्तान में है उन्होंने यह सोचा कि यह एक खंडहर है। उन्होंने हड़प्पा को क्या समझा, एक खंडहर जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। तो उनको इससे हमें ये पता चलता है उन्हें ईंटों की ज़रूरत थी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, इससे कई इमारतें पूरी तरीके से नष्ट हो गई। अब उनको ईंटों की ज़रूरत क्यों थी, इससे तो आपको ये पता चल गया होगा, क्योंकि वे रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उसके लिए उनको अच्छी किस्म की ईंटों की ज़रूरत थी, इसलिए वो हजारों की संख्या में ईंटें उठा ले गए। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थान को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप का सबसे पुराने शहरों में से एक है। अब ये देखिए, जो 80 साल है ना, वैसे तो इसकी खोज लगभग हुई थी 1921 के आसपास, उसके हिसाब से लगभग 100 ईयर्स से ज़्यादा हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी बुक में अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन ये चीज़ आप याद रखिएगा। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थल जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, पहली बात तो ये, इनका नाम जो है हड़प्पा क्यों पड़ा, इस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो स्थान मिला था वो जो है हड़प्पा था। ठीक है, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और दूसरा, ये कितने टाइम पहले इसका जब लगभग निर्माण हुआ था, 4700 वर्ष पहले, यानी कि बहुत पहले हुआ था इसका निर्माण। इन नगरों की विशेषताएं, अब देखिए विशेषताएं पढ़नी तो बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की जानकारी अगर आपको लेनी है या उसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, उसकी विशेषताएं क्या थी। इससे आपको पता चलेगा वहाँ पे ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी या आज से वो कैसे अलग कर सकते हो, तो उसके बारे में आप एक अच्छी जानकारी एकत्रित कर सकते हो विशेषता को पढ़ के। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब, सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिस पर काले रंग से चित्र बने हैं, पत्थर के बांट, मुहरे, मनके, उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए विशेषताएं देखते हैं, क्या है विशेषताएं इसकी। इन नगरों में से कई को तो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह
निचले इलाके में बना था। अब देखिए ये आपको उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो क्या कह रहा है, पश्चिमी भाग जो था छोटा था, यानी कि जो इधर का एरिया था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बना था, यानी कि ये हाइट पे बना था। ठीक है, पूर्वी हिस्सा बड़ा था, ये जो पूर्व के हिस्सा है वो बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में बना था, यानी कि ये नीचे के एरिया में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, यानी कि जो इधर बने थे पश्चिमी इलाके में जो कि ऊंचाई पे बने थे उन्हें क्या कहते थे, नगर दुर्ग कहते थे। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। पूरब की तरफ बने हिस्सों को क्या बोला गया, निचला नगर। दोनों हिस्सों की चहारदीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। ठीक है, जो इनकी चहारदीवारियां होती थी वो क्या होती थी, वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे दीवारें खूब मजबूत रहे। अब देखिए 4700 वर्ष पहले बना था, आज भी उसकी जो ईंटें हैं वो कहीं न कहीं अभी भी सुरक्षित हैं। ठीक है, तो इससे आप ये समझ सकते हो कि वो ईंटें कितनी मजबूत रही होंगी। आरंभिक नगर, देखिए मैप के थ्रू पढ़ने से एक फ़ायदा ये भी हो जाता है ना, इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सा एरिया जो है किस एरिया में था। इससे आपको ना याद करने में ईजी हो जाएगा। अब जैसे देखिए मोहनजोदड़ो, ठीक है, अब इससे आपको एक चीज़ ये भी पता चल जाएगा कि किस नदी के किनारे है या किस नदी के करीब है। अब जैसे क्या है, इसके पास सिंधु नदी है, चहुंदड़ो है, धौलावीरा है, सुत्कागुंडोर है, लोथल है। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये जो है ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हड़प्पा, ये आपका आज के टाइम में कहाँ पे है, आधुनिक पाकिस्तान में है। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। तो मोहनजोदड़ो में क्या इंपॉर्टेंट है, खास तालाब, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। ठीक है, तो महान स्नानागार कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो है महान स्नानागार कहाँ मिला है, वो है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इससे पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। ये लाइन उस समय जो पानी का रिसाव होता था उसको रोकने के लिए क्या यूज करते थे लोग, चारकोल। ठीक है, इससे वो रिसाव को रोकते थे। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते होंगे। ये एक अनुमान है कि हो सकता है वो वहाँ के जो लोग उस समय के हिसाब से जो विशेष नागरिक रहे हों वो सिर्फ वहाँ पे जाके स्नान करते रहे होंगे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। देखिए ये भी आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट और ये पेपर में भी कई बार आया है कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। कहाँ मिले हैं, कालीबंगा और लोथल में। ठीक है, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो भंडार गृह कहाँ कहाँ मिले हैं आपके, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अगर आप चाहिए तो एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। इससे क्या होगा ना, आपको रिवीजन करने में बहुत ईजी हो जाएगा। बार बार आपको ये पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स रहेगा तो उससे आप उसको बहुत आसानी से बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और रिवीजन का महत्व कितना है ये आप सभी को पता है। भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग अलग स्नानाघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है, अधिकांश घरों में एक अलग अलग स्नानाघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जो घर की नालियाँ होती थी उन्हें क्या करते थे, सड़क नालियों से जोड़ देते थे। अब देखिए उस समय के लोगों में कितनी समझदारी थी, वे नालियों को इस तरीके से बनाते थे ताकि जो गंदगी हो पानी की वो बह न सके। और आज के टाइम में आप देखिए ऐसे ही खुली नालियाँ बह रही हैं, उस पर कोई वही नहीं होता है, ना कोई ध्यान देता है उस पर, जो बाद में बड़े बड़े नालों में मिल जाती थी।
नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ किया जाता था। उस समय के लोग भी कितने जानकार थे, इससे आपको पता चल गया होगा कि जो आज के टाइम में आपके यहाँ भी सही तरीके से नहीं हो रहा, उस समय में लोगों ने क्या किया था, सड़क, नाले, नालियाँ इन सबको बहुत ही सलीके से बनाया था, जिससे वहाँ पे गंदगी न फैले। नगरीय जीवन, यानी कि वहाँ के जो नगर निवासी थे उनका जीवन कैसा था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों, सोने चांदी के बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। अब इतने टाइम पुराने की बात है, 4700 वर्ष पूर्व की बात है, तो सोचिए उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही होंगी जो नष्ट हो गई होंगी। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। सुदूर देशों की किस्से कहानियां, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ये सब क्या है, सिर्फ एक अजम्पशन है कि लोग वहाँ पे कैसे रहते थे या क्या करते थे। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें लिखी गई हैं वो 100% गारंटी वही करते थे। ये बस एक अजम्पशन है, ऐसा शायद लोग वहाँ पे करते रहे होंगे। जो वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं उसके हिसाब से ये अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे लोग वहाँ पे जीवन व्यतीत करते रहे होंगे। मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ये देखिए, ये क्या है, ये मोहनजोदड़ो की सड़क है, ठीक है, और ये क्या है, नाला है। देखिए कितनी व्यवस्थित तरीके से उस समय लोगों ने इसको बनाया था। हड़प्पा की एक मोहर ये है, ये क्या है, हड़प्पा कालीन मोहर है। इस मोहर के चिन्ह में एक खास लिपि है। ये देखिए, ये जो लिखी गई है ये लिपि में लिखी है, उस समय के हिसाब से लिखा गया है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। मिट्टी के खिलौने, ये जो हैं ये सब मिट्टी से निर्मित खिलौने हैं जो उस समय में मिले हुए हैं। नगर और नए शिल्प, चलिए इनको भी देखते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो नीचे चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी वस्तुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। सबसे आकर्षक क्या थे, मनके, बाट और फलक, ठीक है। इससे एक चीज़ और आपको देख सकते हो या ध्यान रख सकते हो, उस समय लोगों को सोने और चांदी की जानकारी थी, कांसे की जानकारी थी, ठीक है, तांबा है इसकी जानकारी थी, जिनका उपयोग वो अलग अलग तरीके से करते। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। किसकी मोहरें बनाते थे, पत्थर की। ये भी आप याद रख सकते हो कि पत्थर की मोहरें कहाँ पाई गई हैं, हड़प्पा में। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो लाल मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, हड़प्पा में, ठीक है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। तो मेहरगढ़ में जो है सबसे पहले खेती हुई थी कपास की, ठीक है। कपास की खेती पहले कहाँ हुई थी, मेहरगढ़ में। और मोहनजोदड़ो से और क्या क्या अवशेष मिले हैं, चांदी के एक फूलदान का, ठीक है, कपड़े के टुकड़े के। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था।
विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ये देखिए, ये जो मूर्ति है इसको देखिए, ये पत्थर की बनी है लेकिन इसको कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। और ये देखिए इसकी दाढ़ी एकदम, उसको पूरा आप देख सकते हो कि किस शेप में दाढ़ी है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दोनों ही इस काम में हैं। अब इसकी 100% जानकारी तो मिली नहीं है सोर्स के ही मुताबिक, और फिर अजम्पशन लगा के हम ये चीज़ कर सकते हैं शायद दोनों करते रहे होंगे या फिर कोई एक भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। अजम्पशन है, वो तो कुछ भी हो सकता है। फेयंस क्या होते हैं? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू व स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उनके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत से रंग प्रायः नीले, हल्के, समुद्री, गहरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि फेयंस का उपयोग किस लिए किया जाता था। कच्चे माल की खोज। कच्चे माल की खोज में क्या है? कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान, पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी, धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। ये जो लकड़ी है ना, ये कोई ऐसे नहीं कि कोई ऐसे पैदा कर देगा तो हो जाएगा, या इसको आप केमिकल से बना सकते, नहीं, ये प्राकृतिक रूप से ही आती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये कच्चे माल में काउंट होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। तो कपास क्या है? ये भी कच्चे माल में होता है क्योंकि ये केमिकल से नहीं बनाया जाता, ये प्राकृतिक रूप से उगाया जाता है आप खेतों में, ठीक है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। यानी कि ये जो सारी चीज़ें थी ये लोग क्या करते थे? बाहर से मंगाते थे, ठीक है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात सामान्यतः आज के राजस्थान से करते थे। तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से, ठीक है। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे हमको क्या पता चलता है कि जो हड़प्पा निवासी थे वो पश्चिम एशियाई देशों से भी व्यापार करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यानी उनका संबंध कहाँ से था? ईरान और अफगानिस्तान से भी था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। इन जगहों से किसका आयात करते थे वो लोग? सोने का, ठीक है। चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाते हैं? अब देखिए आपके पास आज कितने सारे ऑप्शन हैं। आपके पास गाड़ियाँ हैं, साइकिल है, आपके पास हेलीकॉप्टर है, रेलगाड़ियाँ हैं, लेकिन उस समय ये सारी सुविधाएं नहीं थी। तो कैसे लेके जाते? इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर। ये क्या है? एक खिलौना, और ये क्या है? मोहर है उस टाइम के। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग आयात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते होंगे? अब इसको भी तो अजम्पशन ही लगा सकते हैं ना कि अब हो सकता है कि जब ये खिलौने के रूप में उपयोग हो रहा है इसका, हो सकता है उस टाइम पे लोग इसी तरीके की कोई गाड़ी यूज़ करते होंगे सामान को ढोने के लिए। अगर आपने हमारे पहले के दोनों चैप्टर पढ़े तो उसमें बताइए क्या ऐसी कोई जानकारी मिली थी कि पहिए वाले वाहनों के लोग यूज़ करते थे या नहीं? बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या ये पहले वाले अध्याय में था? नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, यानी कि वहाँ के लोग सिर्फ नगरीय नहीं ग्रामीण भी थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे।
किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से यह पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये उस समय के क्या थे? खाद्य पदार्थ थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, यानी कि जो लोग थे उनको हल की जानकारी थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच सके क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। अब देखिए, ये भी सिर्फ एक अजम्पशन ही है कि हल का खिलौना मिला है तो हो सकता है लोग हल का प्रयोग करते होंगे खेत की जुताई करने के लिए। और हल किससे बनाया जाता है? लकड़ी से। और लकड़ी आपको पता है एक टाइम के बाद वो डिकम्पोज हो जाती है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उनसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। किन जानवरों का पालन पोषण करते थे? गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। ये देख लीजिए, ये क्या है? उस समय के हल है जो एक खिलौना है। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। हड़प्पा वासियों को बेर की भी जानकारी थी। मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। ये अगर आपसे पूछा जाए कि धौलावीरा आधुनिक किस एरिया में है तो आप उसको क्या बता सकते हो? गुजरात के कच्छ के इलाके में। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 विभागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा को 3 भागों में धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आया है कि वो कौन सा नगर है जिनको 3 भागों में बांटा गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि किन नगर के किनारे पर ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं में पाए जाते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं? ये आपने पहले के चैप्टरों में पढ़ लिया है, तो बताइए अभिलेख किसे कहते हैं? गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो लोथल जो है किस नदी के किनारे बसा है? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए लोथल किस नदी के किनारे बसा है और ये किस एरिया में है। यह पत्थरों, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे, मुद्रांकन, मुहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने के से बनी उनकी छाप मिले हैं। तो ये जो मुहर है इनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। लोथल का बंदरगाह, ये क्या है? ये एक बंदरगाह है जो लोथल का है। शायद लोग इसका उपयोग करते रहेंगे जब वो समुद्र मार्ग से सामान का आयात और निर्यात करते रहे होंगे। यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिली हैं? लोथल में मिली हैं। कहाँ पे? लोथल में। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन, ये देखिए।
तो ये मुहर क्या होती है, जैसे आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, या फिर कोई चीज़ आप भेज रहे हो तो उस पर ग्लू लगा दिया, ऊपर से सिग्नेचर कर दिया, तो ये पता चल जाता है ये किसके द्वारा आई है। लेकिन उस समय क्या था, सिग्नेचर तो किया नहीं जाता था, तो लोग क्या करते थे, मुहर का यूज़ करते थे। उससे क्या पता चल जाता था कि ये किसके द्वारा भेजी गई, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग मुहरें होती थी। मुहरों का प्रयोग सामान्य से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके ऊपर मुहरों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। मुहरबंदी किसे कहते हैं, मुहर की छाप को। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। सभ्यता के अंत का रहस्य। अब देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर वहाँ के लोग इतने अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे, विकसित थे, उनको चीज़ों की जानकारी थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस सभ्यता का अंत हो गया? कुछ नहीं, पूरी की पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है इस पॉइंट्स में। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़, नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों पर होता है। देखिए ये बात तो सही है कि सिर्फ नदियाँ सूख जाने से या फिर वहाँ के जंगल नष्ट हो जाने से ऐसा थोड़ी ना होता है कोई पूरी की पूरी सभ्यता ही खत्म हो जाए। अगर ऐसी थी तो वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता पूरी की पूरी सभ्यता ही खत्म हो जाए। तो इस बात की तो अभी 100% जानकारी नहीं मिल पाई है कि ऐसा क्या था कि पूरी की पूरी सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया है। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। कितने टाइम के बाद नए नगरों का विकास हुआ था? लगभग 1400 साल के बाद। इसकी हम सही जानकारी हमको उसमें मिलेगी अध्याय 6 और 9 में। ये हमारे अनंत है। इसमें क्या है? मिस्र। इसमें क्या है? मिस्र की जानकारी। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। यानी कि मिस्र जो है सिर्फ नील नदी का आसपास के एरिया उपजाऊ है, बाकी सारा क्या है? रेगिस्तान है। देखिए इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है। ये जो मिस्र था ना, जब जो मिस्र सभ्यता थी उसी समय हमारे हड़प्पा सभ्यता का भी विकास हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समकालीन सभ्यता हैं। उपयोगी शब्द: नगर, दुर्ग, शासक, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु विशेषक, कच्चे माल। इनकी डेफिनेशन तो आपको पता ही होने चाहिए कि क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बाकी लास्ट में जब आपको PDF मिलेगा तो उसमें इनके आंसर दे दिए जाएंगे और फिर आप मैच कर लेना आपके कितने सही हुए। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। Thank you for watching.